हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपने थंबनेल देखा होगा कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैंने आपको कहा था कि आदर्श का चारों सेट बताऊंगा आपको, कुछ हम इसमें एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा बेटा। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं लगातार हिंदी के लिए क्लास 12 का हिंदी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका गाना बजेगा बेटा। आज तो पता है आपको किसका दिन है, जय भोलेनाथ। ठीक है, तो आपको पता है कि आज महाशिवरात्रि है, तो पूरा आसपास पूरा बैकग्राउंड पूरा सॉन्ग से भरा हुआ है। इसीलिए मैं दोपहर में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस था बेटा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि रात को वीडियो बना रहा हूं, 10 बज रहा है, मैं 12 बजे के पहले पूरा का पूरा मॉडल का सेट और पूरा का पूरा आदर्श का सेट मैं समझा दूं आपको। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी करके पूरा एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें काव्यांश को अच्छे से समझा दूं और आपठित गद्यांश को अच्छे से समझा दूं। तो क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पूरा का पूरा फीचर, आलेख, निबंध और पूरा पत्र मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ेगा, आराम से वीडियो को स्किप मत करना। पूरा मैं आपको आदर्श का सेट ए समझाने वाला हूं भाई। इस वीडियो में आदर्श का सेट ए समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है बेटा। चलिए बात करते हैं अपन खंड क का। अब खंड क में क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई खंड क में क्या है। ठीक है, खंड क में क्या है देखिए, यहां पर आपको सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि आपठित गद्यांश। ठीक है, आपठित गद्यांश होता है सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, आपठित गद्यांश। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको पहले आपको रीडिंग करना है, पहले इसको आपको रीडिंग करना है। सबसे पहला प्रश्न आपको मिलेगा आपठित गद्यांश, जिसमें आपका 16 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चंस रहता है, आप देखेंगे अगर इसमें तो आपका खंड क में खंड क में आप देखेंगे तो ये खंड क में आप देखोगे क्या आएगा, 2 प्रश्न आता है जिसमें 16 अंक का आपको निर्धारित रहता है। तो 16 अंक आपका अंदर हो जाता है। तो सबसे पहला आपको आपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। इसको पहले पढ़ना है, जैसे मान लीजिए इसको आपको रीडिंग करना है और किस तरीके से समझना है, किस तरीके से इसको समझ सकते हो, किस तरीके से समझना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपठित गद्यांश को आपको क्या नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। जैसे बातचीत करने की कला, पहले आपको इसको रीडिंग करना है और किस तरीके से रीडिंग करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे समझना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरा सेट को एक्सप्लेन करूंगा नवबोध का और पूरा सेट को एक्सप्लेन करूंगा मॉडल पेपर का। आज रात 12 बजे के पहले पूरा 8 सेट आपके मोबाइल में होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे पढ़ेंगे। बातचीत करने की कला, उसकी सूझबूझ और ठीक है, वाक्य पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसे आकर्षक बनाता है। श्रेष्ठ वक्ता अगर अपार जन समूह को ठीक है मुक्त कर देता है, मित्रों, संबंधियों और समाज व संस्था के बीच सम्मान और स्नेह का पात्र बन जाता है। जो लोग दिल का ताड़ बनाने जैसी बातें करते हैं, वे न केवल अपना बल्कि दूसरों का समय भी नष्ट करते हैं। साथ ही श्रोता के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। विषय से हटकर बोलने वाले, इसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस को समझना है, पढ़कर क्वेश्चंस को समझना है। इसको जैसे आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को समझना है। जिस प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार का है। सबसे पहला देखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां पर दिया गया, साथ ही श्रोता के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। एक मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूं कैसे आपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस को कैसे समझना चाहिए। जल्दी से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो भाई आकरण अपनी बात खींचने के लिए विसंगत मुहावरों को, लोकोक्तियों का प्रयोग कर उच्च स्वर में बोलने वाले उबाऊ होते हैं। ऐसा वक्ता से हर कोई दूरी बनाने का प्रयास करता है। श्रेष्ठ और कुशल वाचन के लिए वाणी का अनुशासन, संयम, संतुलन, माधुर्य, स्वरस्फटिका का होती है। ऐसे गुणों से युक्त वक्ता को, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, श्रेष्ठ वक्ता की क्या विशेषता है? श्रेष्ठ वक्ता की क्या विशेषता है? श्रेष्ठ वक्ता की विशेषता है श्रोता, अच्छा श्रोता होना चाहिए। जब इसको पढ़ोगे तो इसमें आंसर लिखा है, श्रेष्ठ वक्ता अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता है, अपने मित्रों और संबंधियों व जनमानस के बीच स्नेह और सम्मान का पात्र बन जाता है। तो सबसे पहला अपठित जो गद्यांश होता है उसके पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं इसी में होता है। लेकिन आपको इसी को टोटल कॉपी नहीं करना है, टोटल आपको कॉपी नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको क्वेश्चंस को समझना है। आपठित गद्यांश में क्या होता है, आप क्या करते हो बेटा, इस पैराग्राफ को पढ़ते हो, मिलता जुलता देखते हो और पूरा छाप देते हो, वो गलत बात है।
वो सरासर गलत है बेटा। आपको ये एक्सप्लेन करने आया हूं मैं, आपको नौबत क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, पूरा आपको सेट क्यों समझा रहा हूं कि आपको एकदम समझना ही है कि आपटित गद्यांश को कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन भाई, श्रेष्ठ वक्ता किस क्या विशेषता है, तो श्रेष्ठ वक्ता की अपनी बातों को लोगों का दिल जीत लेना। यहां पर देखोगे तो कहीं पर भी देखिए श्रेष्ठ वक्ता, आप ऐसे ढूंढते हो ना, ऐसे ढूंढते हो और ढूंढने के बाद आप गलती हो देते। यहां पर देखो भाई, श्रेष्ठ और कुशल वचन की बोली वाणी का अनुशासन भाई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस को पढ़ने के बाद आप अपनी भाषा में लिखो, इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद आपको आंसर्स देना है, ना कि इस पैराग्राफ को आपको कॉपी करना है। ये पहली पॉइंट को आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, कैसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, कैसे लोग क्या कहते हैं, कैसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, कैसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। अब आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ में ढूंढोगे कैसे लोग दुरुपयोग करते हैं, नहीं, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समझने के बाद आप क्या समझे उसको लिखना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आंसर आपका, देखिए, जो लोग छोटी सी बातों को फिजूल में बड़ा चढ़ाकर कुछ भी बोलते हैं और अर्थात निरर्थक बातें करने वाले समय का दुरुपयोग करते हैं, मतलब कुछ भी छोटी छोटी बातों का आप बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये जो वर्ड्स लिखा गया आंसर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो भाई अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको अपनी भाषाओं में आंसर को लिखना है, ना कि इस पैराग्राफ में आपको पूरा सेम टू सेम छापना है। ऐसा डिट्टो आंसर यहां पर नहीं मिलेगा। अपठित गद्यांश क्लियर हो बेटा, किस प्रकार को आपको समझना है और किस प्रकार आपको लिखना है। तो इस प्रकार का अपठित गद्यांश को कंठ में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं, कहानी क्या है, ठीक है। दो अपठित, ठीक है, अपठित गद्यांश दो मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 यहां पर आपको मिलेगा बेटा अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश को ध्यान पूर्वक ध्यान से सुनना, मेरी बात को मैं बार बार कहता हूं, अपठित गद्यांश को सेम टू सेम आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद समझना है, पैराग्राफ को पढ़कर समझना है और अपनी भाषाओं में आंसर को देना है। दूसरा है अपठित काव्यांश क्या होता है, इस प्रकार का कुछ पैराग्राफ होता है, इस प्रकार का कुछ पैराग्राफ होता है, आप देखेंगे इस प्रकार का आपका कुछ पैराग्राफ होता है। जो काव्यांश होता है वो कविताओं की तरह होता है। देखिए किस प्रकार का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। कविताओं की बात कर रहा हूं। अपठित गद्यांश को दिया जाता है एक पैराग्राफ टाइप का, और अपठित आपका काव्यांश जो होता है वो कविताओं की तरह होता है, ठीक है एकदम। तो क्या लिखा गया, श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो इस टाइप का कुछ आपको कविताएं दिया जाएगा, और उसमें जो आपका जो कवि रहेगा, उसमें जो आपका कवि रहेगा वो कवि से रिलेटेड जो कविताएं होते हैं, जो पोएम होता है उससे रिलेटेड कवि क्या कहता है, कवि किस प्रकार सोचता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलता है। जिस प्रकार का कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा, निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा, भाई ये समझिए क्यों कहा आपका। देखिए क्या होता है, अब आप बोलोगे सर ये निर्भय बने रखने के लिए क्या कहा, यहां पर आप पढ़ते हो, इसको पढ़ने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, जो अपठित गद्यांश होता है, जो अपठित काव्यांश होता है, इस टाइप के काव्यांश को तो पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि नौबत आपका सबसे सेट ए है, सेट बी का भी मैं समझाऊंगा किस प्रकार का होता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बाकी फीचर और आलेख और निबंध पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया है। जाकर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। क्लास 12 हिंदी मीडियम, क्लास 12 हिंदी मीडियम नहीं, क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये आपको सेट देख रहे हो, तो किस प्रकार का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहां पर आप क्या करते हो, गलतियां क्या करते हो, आप गलती क्या करते हो, स्किप मत करना, गलती क्या करते हो। देखो निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा, भाई क्यों कहा बोला गया, तो आप भाई नया मतलब इंसान मरने के बाद निर्भय बने रहने के लिए क्या कहा। देखो कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए कहा, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। तो ये अपनी भाषाओं में लिखना है, आपको अपनी भाषाओं में लिखना है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ ढूंढना नहीं है, यहाँ ढूंढना नहीं है। जितना आप अच्छा से उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे उसके बाद ही आप अच्छे से लिख सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं किस प्रकार का है, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है।
कवि ने, मैं क्या बोला, कविताओं की बात आएगा तो कवि की बात आएगा। कवि क्या कहता है, कवि ने क्यों कहा विश्राम स्थल मृत्यु को, भाई क्यों कहा विश्राम स्थल की संज्ञा दी। कवि ने, कवि के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य चलते चलते थक जाता है और विश्राम स्थल पर रुककर पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव नए जीवन का सहारा लेकर फिर से चलने लगता है। इस तात्पर्य देखिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो आपठित और गद्यांश होता है, जो काव्यांश आप जो डर रहे हो, जो याद नहीं होता, बेटा याद ही नहीं करना है, आपको याद ही नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, जो कविता है आपको 4 से 5 लाइन दिया रहेगा, जो छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, बस उसको रीडिंग करना है और समझना है, और समझने के बाद आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखना है। जितना ज्यादा अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा आप डिलीवर कर पाओगे। क्लियर है? एक बार कमेंट करो, हाँ सर समझ आया कि आपठित गद्यांश क्या होता है और आपठित आपका काव्यांश क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा। खंड ख, खंड ख मैंने क्या बोला, खंड क में आपको 2 देखने को मिलेगा, एक आपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, एक आपठित काव्यांश देखने को मिलेगा, जो आपका 16 नंबर का है। 4 नंबर का 16 नंबर का 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और खंड ख में आपको देखने को मिलता है बेटा निबंध। क्या देखने को मिलता है, निबंध। और निबंध मैंने बहुत सारा निबंध आपको पढ़ा दिया है। आप आदर्श पेपर के भी निबंध को देख सकते हो और मॉडल पेपर के भी निबंध को देख सकते हो। मैंने 6 निबंध काफी अच्छे से याद करवाया है और ट्रेंडिंग में मेरे को लगेगा तो इसमें आप देख सकते हो कि ये ट्रेंडिंग एक आपको देखने को मिल सकता है कि मोबाइल फोन बिन सब सुन, मोबाइल फोन बिन सब सुन करके एक आपको देखने को मिल सकता है। और चंद्रयान 3 तो भाई 2024 में आ चुका है। बार बार तो नहीं देगा, बार बार तो आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक आप ट्रेंडिंग देख सकते हो आदर्श पेपर का। अगर आप निबंध करना चाहते हो तो मोबाइल फोन बिन सब सुन, इस टाइप का आप एक देख सकते हो। साइबर अपराध का आतंक तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला जो टॉपिक है निबंध का, आप ये देख सकते हो, ठीक है। खंड ख में निबंध रहता है और खंड ख की बात शुरू होती है आपका, यहां पर देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर आपका आता है, प्रश्न नंबर आपका आता है, इसमें देखिए आप, ठीक है, ये आपका है प्रश्न नंबर आपका आता है 4। प्रश्न नंबर आपका 4 आता है। देखिए मैंने आपको पत्र भी दिया है, मैंने आपको अच्छे से पत्र भी दिया है। दैनिक समाचार का पत्र संपादक को पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप की समस्या को समझाइए। तो मैंने पत्र को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। खंड ख में निबंध और आपका पत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो प्रश्न नंबर 4 में आता है और अथवा में आता है। तो मैंने जो पत्र आपको समझाया है, जो पत्र का मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, जो क्लास 12 हिंदी का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आने के चांसेस है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट मैंने खंड का भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर अपन 4 देख लिए, प्रश्न नंबर यहां पर 5 देख लेते। प्रश्न नंबर 5, जब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आप याद कर लो बेटा, जो प्रश्न नंबर 1 होता है वो आपठित गद्यांश का होता है, प्रश्न नंबर 2 होता है वो काव्यांश का होता है, प्रश्न नंबर जो 3 जो खंड ख से शुरू होता है वो आपका क्या होता है, निबंध होता है, और जो 4 होता है वो आपका पत्र होता है, और जो 5 होता है वो होता है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर किस प्रकार का देखने को मिलता है, देखिए उत्तर को संक्षिप्त में लिखिए। रेखांकन और कार्टोग्राफ किसे कहते हैं, ये 100% आपको 2025 में देखने को मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको मैं समझा देता हूं। देखिए क्या बोला गया, कार्टोग्राफ किसे कहते हैं। कार्टोग्राफ क्या है भाई, ये कार्टोग्राफ होता क्या है, ये आपको समझना है। कार्टोग्राफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, एक्सपेक्टेड है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आदर्श का। मैं वही चीज को एक्सप्लेन करूंगा जो मैं अभी तक वीडियोस नहीं बनाया। तो काव्यांश और पदांश आपको देखने को इसको मिल जाएगा। तो कार्टोग्राफ ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, साथ ही उन पर टिप्पणी भी करते हैं। सेंसर के आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नजर में ही सामने आ जाती है। तो कार्टोग्राफ क्या होता है भाई, कार्टोग्राफ क्या होता है आपको ये समझना है कि ये जो ना कार्टोग्राफ ना आप ऐसा समझ सकते हो ना, एकदम इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे मैं टीचिंग को एकदम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं ना, अपनी आवाजों से, अपनी एक्टिंग से, अपनी हरकतों से किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा रोचक बनाता हूं ना, तो कार्टोग्राफ का भी काम होता है कि समाचारों को रोचक बनाना। पूरा का पूरा वीडियोस को देखोगे तभी जाकर आदर्श मॉडल पेपर पूरा समझ आ जाएगा आपका। सेट ए, इसी प्रकार आपको सेट बी, सेट सी, सेट और डी भी समझाऊंगा। तो एकदम
एकदम इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें जितने क्वेश्चन आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से। तो कार्टोग्राफ क्या होता है, वो समाचारों को एक रोचक बनाता है, पूरा समाचारों की दुनिया में एकदम खेल की दुनिया से लेकर पूरी दुनिया को बहुत रोचक बनाता है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, रोचक बनाता है। और आपको याद रखना है कि आप पूरी बात को एक ही नजर में समझ सकते हो, पूरी बात को एक ही नजर में ही सामने लाती है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफ। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसकी भी चांसेस बढ़ जाती है। क्या है भाई, देखते हैं, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस दिया है। तो ये आदर्श पेपर, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू को मिलाकर 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अपलोड किया हूं, तो जाकर आप उसको देख सकते हो क्वेश्चन से। अब उसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं, एक बार मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, एक बार मेरे साथ बोलो, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होते हैं 3, याद रखना, 3 याद रखना, ठीक है। सबसे पहला शीर्षक, देखो 2 चीज याद रखो, बॉडी, बीच का बॉडी याद रखना, ठीक है, मुखड़ा, शीर्षक याद रखना, बॉडी याद रखना और इंट्रो याद रखना, ठीक है। कैसे, शीर्षक, सर, शीर्षक समाचार के लेकर, शीर्षक, मुखड़ा, ठीक है, ये याद रखना, शीर्षक, शीर्षक, मुखड़ा, कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं, तो आपको याद रखना है शीर्षक, मुखड़ा कहां, बॉडी में, मुखड़ा कहां, बॉडी में, शीर्षक, सर, शीर्षक, उसके बाद आपको क्या रखना है, मुखड़ा, इंट्रो, मुखड़ा मतलब इंट्रो, और मुखड़ा कहां पर है भाई, ये कहां पर है, बॉडी में है, तो बॉडी में है तो मतलब आपको याद रखना है मुखड़ा और निकाय। तो ये आप याद रख सकते हो, 3 होता है। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं, 3, कितने 3। तो ये आप क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हो इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डेडलाइन। ये भी आपका 2025 में चांसेस इसकी बढ़ जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई डेडलाइन क्या होता है अपन देखते हैं। डेडलाइन क्या है, समाचार की बात हो रही, डेडलाइन क्या है। डेडलाइन कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए एक डेडलाइन होती है, किसी अवधि के बाद छपता है। देखिए डेडलाइन क्या होता है, एक डेडलाइन होता है, डेडलाइन मतलब एक लिमिट टाइम बोल सकते हैं, जैसे एक डेडलाइन होता है, मतलब कोई भी समाचार जब हम छापने देते हैं तो उसकी एक डेडलाइन होता है ना, इस अवधि तक छपना है, तो उस अवधि तक छपने के बाद को अपन क्या बोलते हैं, एक डेडलाइन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लो, समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपता है, समाचार पत्र हर 24 घंटे के बाद छपता है, तो अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। इससे अपने को क्या समझ आता है, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास लेना है, मेरे को 1 घंटा क्लास लेना है, तो अपना डेडलाइन पता है कि ना आप लोग 1 घंटा लेना है, 1 घंटे का क्लास है, तो मेरे लिए जो क्लास है, कोई एक लेक्चर, वो 1 घंटा क्या है, उसका डेडलाइन है। तो समाचार जो होता है वो सिर्फ 24 घंटे के बाद ही छपता है। 24 घंटे में जितना भी चीज हो जाती है, वो 24 घंटे, वो 24 जो घंटा है ना, वो समाचारों के लिए छपने का एक क्या है, डेडलाइन है। तो एकदम इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं। 4 क्वेश्चन रहेगा आपको प्रश्न नंबर 5 में। तो एनकोडिंग किसे कहते हैं, कुटीकरण बोलते हैं हिंदी में उसको। और एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, देखिए संदेश को भेजने के लिए शब्दों और संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। देखो एनकोडिंग क्या है भाई, समाचारों को, संदेश मतलब कोई भी संदेश को शब्दों, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों और ध्वनि के चित्र का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, भाषा भी एक प्रकार का कोड है। जैसे प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना एक एनकोडिंग कहलाता है। मतलब प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करता है, संदेशों को जो प्राप्त करता है, उसको समझाने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक एनकोडिंग कहते हैं। कुटीकरण सफल तभी होगा जब संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट होगा, संचारक जो कहना चाहता है प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, मैं जिस तरीके से अपने शब्दों और संकेतों और एक चिन्ह के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस प्रकार आप प्राप्त कर रहे हो मेरी अल्फाजों को, मेरे शब्दों को, मेरे समझाने की तरीकों को। उसी प्रकार जो संदेश को भेजने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो कोड चिन्ह होता है, जो कोड होता है, वो कोड आपका एनकोडिंग कहलाता है। प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है, उसको एनकोड कहते हैं। मजा आ गया सर। तो ये ऐसे आपको समझा रहा हूं, हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक सेट को समझाऊंगा, बस आपको सिर्फ बने रहना है वीडियो में। चलिए तो प्रश्न नंबर अपन 6 देखते हैं, क्या है भाई, प्रश्न नंबर अपन 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई।
चलिए, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? भाई, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। भाई सही बात है, ये जो कविता की कहानी है, जो कविता की रचना में जो शब्द चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कविताओं में। कविताओं में ना शब्द चयन ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा भूमिका होता है शब्द चयन का। अगर सही शब्द चयन ना किया जाए तो वो कविताएं नहीं बनेगी, वो कहानी बन जाएगी, वो कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो शब्द चयन का जो महत्व है बेटा, वो सबसे पहला उपकरण होता है। ठीक है, शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों का चयन कविता के बाहरी रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। सही बात है, शब्दों का जो चयन है ना, वो कविताओं के जो बाहरी रूप होता है उसको पूर्ण रूप और आकर्षण बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और होनी चाहिए, समाज रोचक, तर्क युक्त और प्रहम होना चाहिए मैं। ठीक है, उनका कार्य कथा को आगे बढ़ाना, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना और विचार विशेष का प्रतिपादन करना होता है। तो भाई ये भाषा शैली, उद्देश्य, ये आप जो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है, कहां पर है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 ना आ जाए यहाँ पर। ठीक है, हाँ, इसके अथवा में भी देखिए, कहानी के प्रमुख तत्वों को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है, इसके और में आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना भाई। ठीक है, ये 2025 में चांसेस है इसका। ठीक है, ये 2025 में काफी चांसेस है। कहानी के प्रमुख तत्वों को समझाइए। तो कहानी का सबसे प्रमुख तत्व जो होता है, याद कर लो मेरे साथ, कहानी के जो प्रमुख तत्व होता है वो कथानक होता है। सबसे पहला कथानक होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, कथानक हमेशा आरंभ, विकास, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है पात्र का चरित्र चित्रण। तीसरा आपको याद रखना है वातावरण। उसके बाद याद रखना है कथोपकथन मतलब संवाद याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बेटा भाषा शैली। उसके बाद आपको याद रखना है उद्देश्य। तो भाई जो कहानी का जो मुख्य आप देखते हो, एकदम सिंपल याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? सिंपल, बताओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ बोलो। सबसे पहला कथानक याद रखूंगा, उसके बाद चरित्र चित्रण याद रखूंगा, उसके बाद वातावरण याद रखूंगा, उसके बाद संवाद याद रखूंगा, उसके बाद भाषा शैली याद रखूंगा, उसके बाद आपका क्या याद रखूंगा? उद्देश्य याद रखूंगा। एकदम पॉइंट को नोट डाउन कर लो। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। तो भाई ये आदर्श पेपर को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद भाई यहां पर जो आपके क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद आपका क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न नंबर 7 जो इसको आप बोल सकते हो आलेख, ये याद कर लो, आलेख और फीचर आपका देखने को मिलता है, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिए हैं और मैंने मॉडल पेपर को एक्सप्लेन किए फीचर्स और आपका आलेख को। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 2025 में महंगी होती उपचार व्यवस्था पर एक आलेख लिखिए। अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, आलेख और फीचर का महत्वपूर्ण प्रश्न करके दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में सेट ए में मैं वही समझाऊंगा जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो भाई आप खंड ख खत्म हो गया। ठीक है, खंड ख में क्या क्या आएगा? खंड क में क्या आएगा? अपठित गद्यांश। खंड ख में क्या आएगा? अपठित गद्यांश। उसके बाद अपठित काव्यांश। खंड ख में निबंध देखने को मिलेगा, पत्र देखने को मिलेगा और आपको आलेख और फीचर देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका खंड ग में आपको काव्यांश देखने को मिलेगा। जो बच्चा इसको काव्यांश, यहां पर देखिए काव्यांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यही नहीं समझ आ रहे, तो चलो मैं समझा देता हूं। काव्यांश का मतलब आपका होता है जो आपका कुछ कविताएं होंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं क्योंकि वीडियोस बहुत कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। सेट ए पूरा देखना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जल्दी। पूरा सेट ए को एक्सप्लेन करूंगा, सेट बी को एक्सप्लेन करूंगा, सेट सी को एक्सप्लेन करूंगा, सेट डी को एक्सप्लेन करूंगा। आज भले रात हो जाए, सारे नहीं सोएंगे, लेकिन आपको वीडियो देंगे। ठीक है, चलिए, तो बस वीडियो की स्किप मत करना, फास्ट करके देख लो, लेकिन स्किप मत करना बेटा। स्किप करने से मेरा पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बैठा के, कम टाइम पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, आप कान में ईयरफोन लगा के बैठोगे ना, समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि
बनिक को बनीच ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां चाय का करी, विदुहु पुराण कही लोकहु बिलो कितत कियत, साकरे सबे पे राम सावरे कृपा करी, दारी दशानंद दबाए दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी करी। तो इस टाइप के कुछ कविता होंगे, काव्यांश मतलब आप पढ़ लो बेटा, कवि की कहानी होगी, कवि की बातें होगी, इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, काव्यांश को कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए, काव्यांश को 1 से 2 बार पढ़िए, उसी में आंसर्स होता है। जैसे अपन बचपन में कबीरदास के दोहा पढ़ते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जे दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा ना कोई। तो वैसे अपन क्या पढ़ते थे, दोहा को पढ़ते थे, उसके बाद अपन लिखते थे ना कि कवि क्या कहना चाहता है। वैसा अपन एक और दोहा भी आपको याद होगा, साधु बुका बाव का दन का बुका नाई, दन का बुका जो फिरे सो तो साधु नाई। तो ऐसे अपन पढ़ते थे दोहा को बेटा, तो उसके बाद अपन लिखते थे। उसी प्रकार या कवि के अनुसार अकाल के कारण समाज की कैसी अवस्था है, अकाल के कारण समाज की अकाल की कैसी अवस्था है। तो भाई क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर कवि के अनुसार अकाल का कारण क्या है, किसान को, यहाँ पर देखिए ना, किसान को दिया है ना जी, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बनिक को बनीज ना चाकर को चाकरी। तो यहां पर यह समझ आया कि किसान, जो अकाल जो वर्ड है वो किसकी अवस्था को बता रहा है भाई, किसान को खेती से, भिखारी को भिक्षा से, व्यापारी को व्यापार में, नौकर को नौकरी में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, सब धनहीन हो गया। ठीक है, सब धनहीन हो गया, दूसरा काम नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के आप पॉइंट्स को देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इस टाइप का यहां पर देखिए क्या है, दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये समझ आना चाहिए जब आप किसी कविताएं को या काव्यांश को पढ़ते हो तो किस प्रकार आपको आंसर्स देना है। सिंपल है, इसी में आंसर से देखिए, अकाल जो अवस्था है समाज की कैसी अवस्था है भाई, नौकरी को नौकरी नहीं मिल रहा है, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, किसान को आपका कुछ नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर अकाल अभी छूक की बात हो रही है। ठीक है, तो कारण किसान को खेती से, तो बहुत सारे चीजें जिसको आप अपनी भाषाओं में लिख सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, जीविकाहीन लोगों की मन स्थिति कैसी है। तो जीविकाहीन लोगों की मन स्थिति दुख और व्याकुलता से भरी है। वो एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं कि जीविका के लिए अब क्या करें, कहां जाए, जीवन मतलब जीवित रहने के लिए हम कहां जाए, जीवित रहने के लिए क्या करें। तो जब भी काव्यांश को पढ़ते हो तो 1 से 2 बार पढ़ना है और काव्यांश को समझना है। काव्यांश में ही आंसर्स होता है, पैनिक नहीं होना है एग्जाम के टाइम कि सर क्या लिखे, सर क्या रट्टा मारे, क्या याद करें। नहीं, ये आदर्श मॉडल पेपर को पढ़ाने का मतलब मेरा है कि आप क्वेश्चंस को समझ पाओ और किस तरीके से समझ पाओ, ये आपका हेल्प हो पाए करके मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट आपको काव्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, काव्यांश इस टाइप का इंपॉर्टेंट काव्यांश है। क्या है देखते हैं भाई, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। इस टाइप के आपको काव्यांश देखने को मिलेगा। और प्रश्न है बेटा आपका कि, ठीक है, प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा कुछ हो गया। हाँ, तो रुबाई की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रुबाई की भाषा सहज, सरल, उर्दू हिंदी मिश्रित खड़ी बोली है। चांद का टुकड़ा, गुंज उठना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। लोका देना देश शब्द है जिसका प्रयोग कर शायर ने भाषा के सौंदर्य और प्रभाव में वृद्धि कर दी है। रह रहे में पुण्य रुक्ति प्रकाश अलंकार है। रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी आंखों पे झुलाती है। लोका देती में दृश्य बिंब और अंतिम पंक्ति में बिंब का प्रयोग वात्सल्य रस है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चंस को देखोगे। काव्यांश को अच्छे से पढ़िए, कंठस्थ पढ़िए। आदर्श पेपर, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके काव्यांश को अच्छे से पढ़िए। अगर आप काव्यांश कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम आदर्श पेपर के काव्यांश को और मॉडल पेपर के काव्यांश को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के काव्यांश को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं उसपे सही का अगर आ गया तो अच्छे से लिखिएगा। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 भाई कहानी है। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 में क्या आता है, आत्म परिचय। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको अच्छे से नोट कर लेना।
आत्म परिचय कविता पर प्रतिपाद्य कीजिए। भाई लिखिए, क्या लिखोगे? आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन के पापा जी, ठीक है, दादाजी पापा जी, कमेंट करिएगा। अमिताभ बच्चन जी के पापा थे हरिवंश राय बच्चन या दादाजी थे, एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। क्या बात है भाई, सही बात है, सही बात है। स्वयं को, खुद को जानने से ज्यादा दुनिया को जानना, मतलब दुनिया को जानने से अच्छा है कि अपने को खुद को जान लेना चाहिए, और बहुत कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है। संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रह पाना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यवान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कट कर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अस्मिता, उसकी अपनी पहचान, उसका परिवेश की उसकी दुनिया, और वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधाजनक और संबंधों का मतलब, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदर्श में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 11, अधोलिखित गद्यांश। तो गद्यांश फिर से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं, जो गद्यांश होता है, जो काव्यांश होता है, वो आप जब पैराग्राफ पढ़ते हो, उसके जब क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो जाके सेम टू सेम छापना नहीं होता है, छापना नहीं होता है। उसको पढ़ने के बाद, और गद्यांश और आपका काव्यांश को पढ़ने के बाद बेटा क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग करना होता है और अपनी भाषाओं में लिखना होता है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा काफी, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। भाई ये तो दिया है पाठ का नाम क्या, ठीक है। तो चलिए, तो इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। और प्रश्न नंबर 13 है, कहानी के आधार पर यशोधर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 12 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। सीरीज के फुल के लेखक का नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, हाँ, पढ़ लेना। सिल्वर लाइनिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण साधारण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, पाठ में जो हुआ होगा, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के आप क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है भाई। इस टाइप का क्वेश्चंस को देख लेना। ये टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कथन दिया गया है, इसको आप अपनी भाषा में देखो। हिंदी जो पेपर है ना, ये जो आपका हिंदी पेपर जो आने वाला है, ये जो आप देख रहे हो, जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो, ये एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आदर्श का सेट ए मैंने कुछ समझाया और कुछ मैंने आपको बताया कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा। सेट ए मैंने अपलोड कर दिया, सेट बी, सेट सी, सेट डी भी आपको अपलोड होने को देखने को मिलेगा। मैं ये पढ़ाने का मेरा मकसद ये है, इसमें कुछ ऐसा चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। निबंध को पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फीचर और आलेख को भी मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है, पत्र को भी मैं पहले से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी मैंने दे दिया है। कुछ ऐसा चीज है जो सेट में, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, और किस टाइप के क्वेश्चंस है वो दिखाना चाहता हूं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जितना भी मैंने बताया है, इसको एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अपन सेट बी में मिलेंगे, एकदम आदर्श उत्तर का सेट बी में मिलेंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट